नमस्कार, मैं मनीषा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में है और अखबारों में प्रमुखता से अपना स्थान ली हुई है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी हैं, जो तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ प्रकाशित हुआ और क्या कुछ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। देखिए, आज के सबसे बड़ी खबर ये है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी इलेक्शन अनाउंसमेंट हो चुका है। बिल्कुल। जो पीएम है सुनक, उन्होंने ऐलान किया है और समय से पहले जुलाई में ही चुनाव कराने का निर्णय लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वक्त से पहले ही जो है आम चुनाव का ऐलान कर दिया है। 4 जुलाई को चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है। बता दें कि भारत सहित चीन, अमेरिका, रूस, सभी जो बड़े देश है, सब में इस समय इलेक्शन चल रहा है। ऐसे स्थिति में ब्रिटेन के ये चुनाव की घोषणा किसी को उम्मीद नहीं थी कि समय से पहले ब्रिटेन में चुनाव हो जाएगा, लेकिन 4 जुलाई को चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है जी। इसी के चलते एक और खबर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, जो ईरान से है। रईसी के मौत पर जो कुर्द इलाका है, जो आप सभी को याद हो कि कुर्द जो है ये विद्रोही है और ये आमतौर पे गल्फ कंट्री में बहुत प्रभावशाली विद्रोही है। मतलब ये अधिकतर लुटेरों के गैंग, आतंकी के गैंग का घोषित ईरान ने कर रखा था। इसी के चलते जैसे ही रईसी की मौत हुई है, वैसे ही जो है वहाँ कुर्द इलाके में काफी जश्न का माहौल देखा गया है। वहाँ जो कुर्दिस्ट है, उस कुर्दिस्ट लोगों ने जो जत्तिया ईरान के राष्ट्रपति ने किया था, उस कारण से इनसे नाराजगी थी। और जैसे ही ये खबर मिली कि ईरान के जो राष्ट्रपति है रईसी, उनकी मौत हो गई है, वैसे ही वो इलाके में न केवल वहां पर खुशी मनाई गई, बल्कि लोगों ने नाच गाना करके उसका वीडियो भी सोशल मीडिया में डाला। जी बिल्कुल। और स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि इनके मौत कारण से हमें खुशी है। हमारे जो कुर्द लोगों की जो हत्या की गई थी, उसके बदले में हम लोग ये खुशी मना रहे हैं कि जो रईसी है उसकी मौत सही हुई है। बिल्कुल। लेकिन ईरान में मातम इसके लिए है। यूक्रेन में की भी खबर है। आज यूक्रेन शहरों पर फिर कब्जा कर रहा है रूस। न्यूक्लियर टेस्ट भी शुरू कर दिया है यूक्रेन के लिए। बता दें कि जो यूक्रेन और रूस के जो बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के चलते रूस को काफी नीचा देखना पड़ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि रूस बहुत शक्तिशाली देश के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यूक्रेन जो है बहुत छोटा सा देश है। बिल्कुल। उसके बावजूद अगर 2 साल तक युद्ध को खींच लिया है, इसका मतलब यही है कि रूस की जो कमजोरी है वो इस युद्ध से उजागर हुआ है। एक और खबर में बता दें कि मालदीव और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है जी। ये समझौता ये है कि कोई भी सामग्री की खरीदी होगी, वो अपने अपने जो देश के जो करेंसी है उसी से खरीदारी की जाएगी। मतलब अभी तक जो होता था वो ये था कि पहले आप डॉलर खरीदो, उसके बाद जाके आप उस डॉलर से सामग्री को खरीदो। इसका सीधा सा अर्थ ये था कि पहले जो डॉलर खरीदते थे, डॉलर की कीमत आपको चुकाना पड़ता था। बिल्कुल। उसके बाद उस चुकाने के साथ साथ जो जिस रेट से वहां से खरीदारी होती थी तो डॉलर के भाव में खरीदना पड़ता था। इस कारण से जो है उसकी कीमत बढ़ जाती थी। तो अब जो है मालदीव और भारत का ये जो समझौता है, ये बहुत बढ़िया है और भारत के लिए फायदा कारक है, क्योंकि भारत की करेंसी में जो है सब सामग्री का निर्यात या आयात किया जाएगा। बता दें कि मालदीव और चीन के बीच में भी इस प्रकार की जो है एक संधि पूर्व से है। इससे निश्चित रूप से अमेरिका को जरूर नुकसान होगा, क्योंकि उनके डॉलर की बिक्री कम हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतिम खबर यह है कि 9 दिन से लापता बांग्लादेश के जो सांसद है अजीम,
उनकी हत्या कर दी गई कलकत्ता में। बिल्कुल। बांग्लादेश से आए थे ये ट्रीटमेंट कराने के लिए और सुनियोजित तरीके से पूर्व योजना के अंतर्गत उन्हीं के साथ में कुछ लोग आए और एक फ्लैट में उनकी हत्या कर दी गई है। इस हत्या की जानकारी बांग्लादेश के एक और सांसद ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बताया कि बांग्लादेश में ढाका में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये भी कहा कि जो अनवारुल अजीम है सांसद बांग्लादेश का, वो ट्रीटमेंट के लिए भारत आए थे और 2 पुरुष और एक महिला भी उनके साथ थी और इनके साथ में जिस फ्लैट में ये रुके हुए थे उसी फ्लैट में ही उनकी हत्या कर दी गई। जिस टैक्सी ड्राइवर ने उनको उस फ्लैट में छोड़ा था उस टैक्सी ड्राइवर ने भी बयान दे दिया कि हमने 4 लोगों को यहाँ पर छोड़ा था जिसमें सांसद भी थे। सांसद की हत्या के बाद अभी तक उनके डेड बॉडी नहीं मिले, लेकिन जो 3 लोग इनके साथ में थे, 2 पुरुष और एक महिला, उनको बाहर निकालते हुए सीसीटीवी में देखा गया है। तो ये भी एक बड़ी घटना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसका असर होगा कि सांसद की हत्या, बांग्लादेश की सांसद की हत्या भारत में हो जाती है और बांग्लादेश के लोग आसानी से आके उनके साथ ये घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं और इसी के चलते बांग्लादेश में और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया जाना अभी शेष है बताया है। इस घटना ने ये जरूर उजागर किया कि किसी भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या करना कितनी आसान है और ये जो अपराधी है कितनी आसानी से उसका अंजाम देकर चले जाते हैं। बिल्कुल जी निशा। जी बिल्कुल। और हम अभी तमाम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में बनी हैं, हमारे एडिटर सूरज जी से हम जानेंगे। बिल्कुल निशा, इस समय देश में चुनाव का माहौल है और 5 चरण के मतदान हो चुके हैं। 6वें और 7वें चरण के लिए मतदान की तैयारी की जा रही है। इसी बीच में एक आंकड़ों को लेकर के चुनाव के आंकड़े की जिस तरह से चुनाव आयोग मतदान के बाद आंकड़े जारी करता है, बिल्कुल उसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें सियासी गलियारों में इस समय चर्चा का विषय बनी है। एक बात होती है कि जो प्रत्याशी होते हैं, उनके जो एजेंट होते हैं मतदान केंद्रों पर, उनके पास एक फॉर्म 17C होता है। उसको लेकर के बात सामने आई है कि जो 70C है उसमें जो जानकारी है उसको सार्वजनिक किया जाए। तो निर्वाचन आयोग ने वोटिंग के 48 घंटे के अंदर मतदान का आधिकारिक डेटा सार्वजनिक करने की मांग जो की है उसका विरोध हालांकि किया है। उन्होंने कहा है कि हमें आंकड़े जुटाने पड़ते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि यहाँ एक चीज देखी है कि मतदान शाम को 6 बजे खत्म होता है और उस समय आंकड़े जो होते हैं वो कुछ और आंकड़े होते हैं। उसके बाद में उसी दिन यदि हम देखें कि रात में 12 बजे आंकड़े बदल जाते हैं, कुछ और बढ़ जाते हैं और फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कहीं हमने 3 दिन बाद भी देखा है कि वो आंकड़े और बढ़ जाते हैं। तो ये बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर के जो देखा गया कि जो विपक्षी दल हैं उनका असमंजस की स्थिति है कि आंकड़े बढ़ क्यों जाते हैं। इसको लेकर के एक हलफनामा दायर किया गया है और उस हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि फॉर्म 70C सार्वजनिक किया जाएगा तो नियम के विरुद्ध होगा और उस चूंकि नियम में नहीं है कि 70C को सार्वजनिक किया जाए, तो आयोग ने कहा है कि यदि 70C को हम सार्वजनिक करेंगे तो उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि मतदान पत्र की गिनती भी जो होती है वो उसमें शामिल होती है। क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि जो वोटिंग होती है और जो शासकीय सेवा में लगे हुए लोग हैं वो उनकी जो वोटिंग होती है उसके भी जो दस्तावेज रहते हैं, उसके जो आधिकारिक गणना होती है वो बाद में सार्वजनिक की जाती है। दरअसल ये बताना चाहूंगा कि ईडीआर और कॉमन कॉज ने जनहित याचिका लगा करके मतदान के 48 घंटे के अंदर सभी बूथ का अंतिम प्रमाणित डेटा जारी करने की मांग की थी। हालांकि आयोग ने कहा है कि ये संभव नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करनी होती हैं और 70C को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने आदेशित किया है कि सांप्रदायिक भाषण ना दिए जाए। ऐसे भाषणों पर रोक लगाने की उन्होंने बात कही है जिन भाषणों से सांप्रदायिक भावनाओं
को बल मिलता हो या सांप्रदायिक भावनाएं बलवती होती हैं, ऐसे भाषण न दिए जाएं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी उन्होंने कहा है कि सेना पर और संविधान पर टिप्पणी न करें। निर्वाचन आयोग ने प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जो नसीहत दी है कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के खिलाफ एक शिकायत दी थी। इस पर आयोग ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के स्टार प्रचारक जो है वो धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर प्रचार न करें। हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर के नाम पर वोट दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि ये सत्ता में आ जाएंगे, सपा या कांग्रेस की सत्ता सरकार बन जाएगी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 2014 में आपने वोट दिया था तो आतंकवादियों का सफाया हुआ, 2019 में वोट दिया था तो राम मंदिर बना, 2024 में वोट दीजिए तो कृष्ण का मंदिर भी बनवाएंगे। इस तरह के जो बयान थे उन पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को कहा है। दूसरी तरफ बात है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर आयोग ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस दिया है और खड़गे को सेना का राजनीतिकरण न करने और सशस्त्र बलों से जुड़े बयान न देने के लिए कहा है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि स्टार प्रचारक ऐसे बयान न दें जिससे यह धारणा बने कि संविधान खत्म किया जा सकता है या संविधान को खत्म किया जा रहा है। तो लोगों में ये बात ना हो, लोगों के मन में ये बात घर न कर जाए कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, कोई भी राजनीतिक दल आएगा। तो इस तरह के बयानों को लेकर के भी आयोग ने सख्ती बरतते हुए दोनों दलों को इस तरह के भाषणों पर रोक लगाने की बात की। दूसरी तरफ बात करूं यदि मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी भी जताई है और याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जो आरोप पत्र दाखिल किया गया था उस पर संज्ञान ले लिया गया है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। दूसरी तरफ देखें कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की जो डबल बेंच है उन्होंने सोरेन के सिब्बल की याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर कोर्ट मामले के विवरण पर गौर करता है तो यह सोरेन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो सोरेन की जो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका थी उसको झटका लगा है। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगा कि जिन बयानों को लेकर के तमाम अखबारों में जिन बयानों को स्थान दिया गया है, समाचार पत्रों में और साथ ही सोशल मीडिया पर भी जिन बयानों की चर्चा हो रही है, उन बयानों में है कलकत्ता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर के जो चर्चाएं हैं कि उन्होंने कहा है कि बंगाल में उद्योग चौपट हो गए हैं और यदि अब हमारी सरकार बनती है और बंगाल से, पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आएंगे तो माफियाओं को उल्टा लटका कर उन्हें सीधा कर देंगे। इस तरह की भाषा का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है तो उसको लेकर के कि उन्होंने कहा कि उल्टा लटकाएंगे माफियाओं को, उस बयान को लेकर काफी चर्चा रही है सियासी गलियारों में। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ में विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि जिस तरह से देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था कि अब संघ की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खुद पार्टी चला रही है, तो उस बयान को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि संघ और पार्टी के बीच में अब विवाद हो गया है और उन्होंने कहा कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूरी भारतीय जनता पार्टी नाराज है। इस बात को उन्होंने हवा दी है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक टीम की तरह काम नहीं कर रही है, बल्कि केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं वो अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी पार्टी को उन्होंने दरकिनार कर दिया है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर भी चर्चा रही है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कह दिया था कि 4 जून के बाद शहजादे विदेश भाग जाएंगे, खटाखट। उसी बयान को उन्होंने आगे बढ़ाया है कि 4 जून के बाद जब परिणाम आएंगे तो शहजादे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे कि ईवीएम में धांधली की गई है, ईवीएम को हैक किया गया है, जिस कारण से ये परिणाम सामने आए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहले भी बयान आया था कि 5वें चरण के मतदान के बाद विपक्ष पूरी तरह से परास्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। और उससे पहले अमित शाह का जो बयान आया था जब 370 सीटों पर चुनाव हो चुका था, 380 सीटों पर चुनाव हो चुका था, तो उन्होंने कहा था कि इन 380 में से 270 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और हम बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस तरह की बयानबाजी लगातार सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कल श्रावस्ती और बस्ती में वो थे और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा पर पाकिस्तान का हमदर्द होने का उन्होंने आरोप लगाया है कि पड़ोसी मुल्क तो पस्त पड़ गया है, लेकिन इन विपक्षी दलों के लोग उनके पास एटम बम होने की बात कहकर भारत को डरा रहे। तो दूसरी तरफ उनके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी कल महेंद्रगढ़ में थे और वहां पर उन्होंने कहा है कि मोदी की जो झूठी छवि थी वो झूठी छवि अब मिट चुकी है, उनकी छवि का गुब्बारा फट चुका है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि उनकी जो छवि थी, प्रतिष्ठा थी, वह खत्म हो चुकी है और उनकी झूठी छवि का गुब्बारा फट गया है। मोदी ने देश के गरीबों को और गरीब बना दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने जो अग्निवीर योजना का पुनः जिक्र किया है कि अग्निवीर का जिक्र करते हुए सेना के जवानों को मजदूरों में बदल दिया गया है, कुछ सेना में भर्ती नहीं होना चाहता है और हमारी सरकार बनते ही इस योजना को खत्म कर देंगे। अग्निवीर योजना को लेकर के एक बार फिर राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है कि केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेना के जवानों को मजदूर बना दिया है और अब कोई सेना में नहीं जाना चाहता है। इस तरह की टिप्पणी राहुल गांधी ने की है। जी निशा। जी बिल्कुल। अब हम सीधे चलेंगे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी के पास। और चूंकि जो खबर है, क्योंकि विभव कुमार के रिमांड का आज आखिरी दिन है और कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, और इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट सामने आ रही है दर्शकों के साथ साझा करें। हेलो। जी जी। हाँ, जो विभव कुमार की जो रिमांड हुई है, इसमें उन्होंने जो मोबाइल से छेड़खानी की है, उसी के चलते उनकी ज्यादा शक्ति बढ़ती जा रही है। क्योंकि विभव कुमार शायद वहां से मुंबई निकले, मुंबई जाके वहां पर मोबाइल को फॉर्मेट किया, फॉर्मेट कराने के बाद जो सबूत है उसको नष्ट करने की कोशिश की है। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी प्रकार से यदि आप सबूत नष्ट करने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से उसके जवाब देना पड़ेगा। एक और ये है कि जो स्वाति मालीवाल है, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि केजरीवाल के इशारे पे ही ये मारपीट हुई है। सूचना ये आ रही है कि जो राज्यसभा के सदस्य बनाया गया था जब स्वाति मालीवाल को जी, उस राज्यसभा से इस्तीफा दिलाकर जो वरिष्ठ वकील है जिन्होंने इनको जमानत कराई इनकी, उनको राज्यसभा में भेजना चाहते थे केजरीवाल। इसी के चलते ये सारा जो प्रोपोगेंडा हुआ है, मारपीट कांड हुआ है, उसको अंजाम दिया गया है। ये इसी के चलते है कि स्वाति मालीवाल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थी और केजरीवाल उनको राज्यसभा में लेने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। इसके अलावा ये है कि कई महीनों से जो है इनको बर्खास्त कर दिया गया था, इसमें हटा दिया गया था पद से। बावजूद इसके सीएम हाउस में बेरोक-टोक आना जाना था, हस्तक्षेप कर रहे थे। इसी के चलते विभव को जो है ये कहा गया, भाई आप जब स्टाफ में नहीं हो, उस बावजूद इतना पावर आपको किसने दिया जो आप बिल्कुल सीएम हाउस में बेरोक-टोक आना जाना जारी रखा और इस कांड को अंजाम दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन का समय है और वोटिंग होने के बाद फिर से जो है 4 जून को केजरीवाल को फिर से जेल जाना है। इसी के चलते ये चाहते थे कि जो वकील है उनको राज्यसभा का जो है पूरी प्रक्रिया करके फिर से केजरीवाल जेल जाए, लेकिन वो उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा ना देने की बात कहकर, और उल्टा ये कांड उजागर हो गया और पब्लिक के नजर में ये बात आ गई कि सीएम हाउस में भी महिला के साथ मारपीट की जा सकती है, मारपीट की है। इस गंभीर अपराध में जिस प्रकार से उसको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद और भी राज और उगलने की संभावना हमें दिखाई दे पड़ रही है जी। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि जिस हिसाब से आज स्वाति मालीवाल का केस उजागर हुआ, इसी प्रकार से पूर्व जो वहाँ के अधिकारी है उनके साथ भी मारपीट हुई थी। इसके साथ ही जिस मारपीट कांड में केजरीवाल ने बहुत सफाई से उसमें पॉलिश किया था, लेकिन इस मामले में एक महिला होने के नाते स्वाति मालीवाल इस पॉलिश नहीं कर पाए।
बिल्कुल। अभी मुझे लग रहा है कि ये चुनाव का के मुद्दा और आगे चलता रहेगा। बिल्कुल। एक खबर के बारे में मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये भी एक इस खबर से हटके है कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि अभी धीरे धीरे सुधारते जा रहे हैं, इसी के चलते अमेरिका में 2 जज की नियुक्ति हुई है, अभी भारतवंशी है। जी। एक पंजाब प्रांत के हैं, दूसरा साउथ से है। इन दोनों की नियुक्ति जब जज के रूप में वहां पर की गई है, तो उससे ये लगता है कि अमेरिका में जो भारतवंशी लोग वहां पर बसे हुए हैं, तो उनके लिए ये सुखद समय है। बिल्कुल। और उनके जो भारतीय ब्रेन के रूप में जो वहां पर जानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो ईमानदार होते हैं और काफी दिमाग वाले होते हैं। इसी के चलते अन्य अनेक लोगों के साथ साथ भारतवंशी लोगों को वहां पर मौका दिया जा रहा है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे जस्टिस में हो, चाहे वो बड़े अधिकारियों के रूप में हो, बड़े पैमाने पे वहां पर मौका दिया जा रहा है। जी। इसके अलावा एक और खबर यही है कि गर्मी के चलते भारत में भी आपने देखा होगा नौतापा चालू होने वाला है। भारत में भी गर्मी का असर हमें दिखाई पड़ रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में गर्मी के चलते 40 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल। इन गर्मी के जो है समय पे प्रतिवर्ष जिस प्रकार के जो इंतजामात होना चाहिए, वो अभी ये गरीब देश होने के कारण से वहाँ वो इंतजामात नहीं है। भारत के लिए खुशी की खबर ये है कि यहाँ पर गर्मी होने के बावजूद अभी तक कोई किसी प्रकार के जान माल के नुकसान नहीं पहुंची है। जी। अब एक और ये है कि जो म्यांमार है, म्यांमार में भी कई लोग गर्मी से उनकी मौत होने के कारण से अभी सरकार वहां पर एक मीटिंग ली है। मीटिंग लेके इस गर्मी से निजात पाने का उपाय वहां पर ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही जो है ये आने वाले जो 9-10 दिन है जी। इसमें अधिकतर लोग, चाहे ये भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो या इर्द गिर्द के जो देश है, इनको यहाँ के जो जनता है इनको गर्मी से बचने के लिए उपाय ढूंढना चाहिए। सरकार के भरोसे रहने के बजाय खुद ही इंतजाम करना चाहिए, बिल्कुल। ताकि आगे जो गर्मी होने वाले हैं उस गर्मी से बच सके। बिल्कुल। क्योंकि आने वाले समय में और टेम्परेचर बढ़ना है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करने की स्थिति में आ जाए, यदि कोई इंतजाम नहीं कर पा रहा है तो जो सक्षम है उनको मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। और एक और बुरी खबर ये है कि जो कोविड है, इसने अभी फिर से भारत में प्रवेश किया है और बहुत सैकड़ों मरीज यहाँ पर मिले हैं। जी। महाराष्ट्र में कोविड को लेके चिंता जताया जा रहा है कि इसको कैसे इससे निजात पाया जाए और कैसे रोका जाए। बिल्कुल। तो इसको गंभीरता से सरकार ले रही है और आगे जैसे हम लोगों ने काफी कुछ कोविड के मामले में कष्ट भुगत चुके हैं, आने वाले समय में ऐसा ना हो उसके लिए भी जो है विचार मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल। इससे कोविड से बचने का जो ठोस उपाय है, वक्त रहते अगर उसको लिया गया तो निश्चित रूप से आम जनता को उसमें राहत मिलेगी। बिल्कुल। जी। जी बिल्कुल। और भी जी। यदि कोई इसमें कोविड से पीड़ित होते हैं तो पहले के जो कोविड का जो अनुभव रहा है, उस अनुभव के चलते निश्चित रूप से उनका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा रहा है। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। और हम हमारे एडिटर सूरज जी से तमाम, क्योंकि खेल जगत को लेके अभी काफ़ी क्रेज़ बना हुआ है, क्योंकि अभी आरसीबी प्लेऑफ में सबसे अधिक मुकाबले में हारने वाली टीम बन चुकी है, और खेल को लेके और तमाम क्या अपडेट सामने आ रही है दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, इस समय जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत में आईपीएल का बुखार लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। और ऐसी स्थिति में जब रॉयल्स जो थे, कल एलिमिनेशन चैलेंज था उनका, और एलिमिनेशन चैलेंज में राजस्थान ने बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर बाहर कर दिया है और अब ट्रॉफी की रेस में 3 टीमें बची हैं। क्योंकि जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि अब आईपीएल का फाइनल बहुत निकट आ रहा है, और पहले भी बात हुई थी कि आईपीएल में जो प्रदर्शन होता है खिलाड़ियों का,
उस प्रदर्शन के आधार पर उनको आगे के लिए चयन किया जाना है, नहीं किया जाना, ये सब वहाँ देखा जाता है। यदि हम आईपीएल के स्कोर बोर्ड की नजर डालें तो वहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में जो मुकाबला हुआ है, उस मुकाबले में जो जीत हासिल की है वो खिलाड़ियों की मेहनत उसमें जाहिर करती है। कप्तान की रणनीति का परिणाम रहा है कि राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया और अब रॉयल्स का जो एलिमिनेशन चैलेंज था वो उन्होंने उसमें जीत गए हैं। बस अब अगर देखा जाए उनका प्रदर्शन इसी तरह से भी रहता है तो खिताब उनको जल्द मिल सकता है। 2 कदम दूर और हैं क्योंकि अभी फाइनल का बाकी है और फाइनल को लेकर के पूरे देश की जनता में उत्साह बना हुआ है। दूसरी तरफ मैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और थाईलैंड में हीट वेव से गर्मी के कारण लोगों की मौत हो रही है, पाकिस्तान में भी हालात बुरे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारत में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि हीट वेव जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को लगातार जिस तरह से क्षति हो रही है उसका परिणाम है कि तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है और इस तापमान वृद्धि के कारण लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि कल मध्य प्रदेश के 16 शहरों से ज्यादा ऐसे शहर थे जहां 45 के आसपास तापमान रहा, 45 डिग्री, और ये और बढ़ने की स्थिति में भी है क्योंकि ये स्थिति लगातार 8वें दिन है। लगातार 8वें दिन देश के 50 शहरों में 43 से 45 डिग्री का जो तापमान है वो चिंताजनक बना हुआ है। और चिंता की बात इसलिए है क्योंकि हमने तात्पर्य की लोगों ने, समाज के लोगों ने जिस तरह से गर्मी से बचने के उपाय तो किए हैं लेकिन पर्यावरण संरक्षण के उपाय न करना इन स्थितियों को निर्माण करता है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा तप रहे हैं इस समय और सबसे ज्यादा यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप देखा जा रहा है। राजस्थान के 9 शहर ऐसे हैं जहां पर पर्पल अलर्ट जारी किया गया था कि वहां पर तापमान और बढ़ सकता है और एक दो जगह ऐसी रही है जहां पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है और ये कि धूप में बाहर ना निकलें क्योंकि यदि वो बाहर निकलते तो हीट वेव की चपेट में आ सकते हैं। यही नहीं, हीट वेव जो फिल्म अभिनेता हैं शाहरुख खान वो हीट वेव की चपेट में आ चुके हैं, डिहाइड्रेशन की चपेट में आ चुके हैं और उन्हें चूंकि वो अहमदाबाद में रहे हैं तो अहमदाबाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो डिहाइड्रेशन के लिए और हीट वेव से बचने के लिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो घर में रहें। दूसरी तरफ बात करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उस घोषणा पत्र में उन्होंने क्षिप्रा को अविरल बनाने की बात कही थी और उन्होंने जो बात कही थी कि निर्मल जल उसमें लगातार प्रवाहित होता रहेगा। तो उसी दिशा में हम देखें कि 4 योजनाएं बनाई गई हैं और 4 योजनाओं में 2175 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तैयारी है सिंहस्थ की है क्योंकि आप 4 साल बाद सिंहस्थ होना है और सिंहस्थ की तैयारी अभी से चालू कर दी है। सिंहस्थ जो कुंभ का आयोजन किया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह आयोजन किया जाता है और चूंकि यह एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें पूरी दुनिया के करोड़ों लोग आते हैं, केवल भारत के नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों लोग आते हैं। तो वो निर्मल हो, क्षिप्रा का पानी आचमन के योग्य बन सके क्योंकि अभी वर्तमान में जो देखा जाता है कई बार कि उज्जैन से, इंदौर से, देवास से, सांवेर से जो पानी या जो दूसरी सहायक नदियां हैं वो क्षिप्रा में मिलती हैं तो वह पानी जो है पीने योग्य नहीं बन। जी बिल्कुल, और यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पास समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद एडिटर सूरज जी तमाम अपडेट साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव थे जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में प्रकाश डाला और ऐसी कौन सी खबर थी जो आज लगातार सुर्खियों में बनी थी और बड़ी खबरें कौन सी थी, तमाम खबरें आप सभी के साथ साझा की। दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।